आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत हम एक बहुत ही आम से दिखने वाले दृश्य से करेंगे। दिल्ली के बुराड़ी इलाके की बात है। वहां की एक 10 साल की बच्ची है, तान्या। अच्छा। तो होता क्या है कि उसके माता पिता दोनों काम पर जाते थे और तान्या रोज अपने दादाजी से पैसे लेती थी और घर के बाहर से मोमोज और चिप्स खाती थी। जो कि आजकल बहुत आम है। मतलब हर गली मोहल्ले में बच्चे यही कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये तो हम रोज ही देखते हैं। लेकिन फिर अचानक एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। तान्या की याददाश्त जाने लगी। अरे बाप रे। हाँ, और उसके पैरों में चलने की ताकत नहीं रही। उसे बहुत ज़्यादा थकान होने लगी और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो स्कैन में दिखा कि उसके दिमाग में बहुत भारी सूजन है। देखिए, इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जब तान्या को सीधे आईसीयू में भर्ती किया गया तो मुख्य समस्या उसके दिमाग में थी ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? सूजन तो दिमाग में थी ना। बिल्कुल, दिमाग में भारी सूजन थी, जिसे मेडिकल भाषा में ब्रेन एडिमा कहा जाता है। लेकिन वो असल में शरीर के एक दूसरे हिस्से के पूरी तरह फेल होने का सिर्फ एक साइड इफेक्ट था। अच्छा, तो मुख्य समस्या क्या थी? उस 10 साल की बच्ची का लिवर पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था, जिसे हम कंप्लीट लिवर फेलियर कहते हैं। यहीं पर चीजें थोड़ी उलझ जाती हैं। मैं सोच रही हूँ कि लिवर फेल हुआ तो दिमाग पर इतना बुरा असर क्यों पड़ा? हाँ, ये सवाल हर किसी के मन में आता है। मतलब ये दोनों अंग तो शरीर में अलग अलग जगह हैं और इनका काम भी बिल्कुल अलग है। फिर ये सीधा कनेक्शन कैसे जुड़ गया? इस कनेक्शन को समझने के लिए देखिए, हमें लिवर की बुनियादी कार्यप्रणाली को देखना होगा। हमारा लिवर शरीर के एक बहुत ही शक्तिशाली फिल्टर की तरह काम करता है। खून साफ करने वाला फिल्टर? बिल्कुल। हम जो भी खाते हैं उसमें मौजूद हानिकारक तत्वों को लिवर खून से बाहर निकालता है। अब हुआ क्या कि जब उस बच्ची का लिवर फेल हुआ तो खून की सफाई का काम पूरी तरह रुक गया। अच्छा, तो गंदगी खून में ही रह गई। सही कहा। और इसके नतीजे के तौर पर खून में अमोनिया और दूसरे घातक विषाक्त पदार्थ, जिन्हें हम टॉक्सिन्स कहते हैं, वो बहुत तेजी से जमा होने लगे। अगर हम इसे एक बड़े शहर के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम या कह लें कचरा प्रबंधन विभाग की तरह देखें। हाँ, ये बहुत सही उदाहरण है। मतलब जब तक कचरे की गाड़ियां सही से चल रही हैं, सारा जहरीला कचरा शहर से बाहर जा रहा है। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अचानक अगर पूरा सिस्टम ठप हो जाए और गाड़ियां रुक जाएं, तो कचरा हर गली हर सड़क पर फैलने लगेगा। एकदम सही। और अंततः वो शहर के हेडक्वार्टर को जाम कर देगा। हाँ, और यहाँ हमारा हेडक्वार्टर है, हमारा दिमाग। वो सारा जहरीला कचरा खून के जरिए सीधा दिमाग तक पहुंच गया। और देखिए, हमारा दिमाग अमोनिया जैसे टॉक्सिन्स को झेलने के लिए तो बना नहीं है। तो बचाव के रूप में वहां भारी सूजन आ गई। लेकिन हमारे लिए आज की चर्चा का असली सवाल ये है कि 10 साल की बच्ची के लिवर में ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक काम करना बंद कर दे। हाँ, क्योंकि आमतौर पे तो लिवर फेलियर के पीछे हमने सुना है कि हेपेटाइटिस जैसे वायरस होते हैं या फिर कोई आनुवंशिक बीमारी होती है। बिल्कुल। पर यहाँ वजह बिल्कुल अलग थी। डॉक्टरों की जांच में सामने आया कि लगातार खाए जा रहे फास्ट फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और खराब फैट ने लिवर को पूरी तरह थका दिया था। आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन ही यही है। हम यथार्थ अस्पताल की हालिया मेडिकल रिपोर्ट्स, शहरी युवाओं के हेल्थ डेटा और कुपोषण से जुड़े पब्लिक हेल्थ पॉलिसी पेपर्स का विश्लेषण कर रहे हैं। बहुत जरूरी विषय है ये। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये बहुत ही आम से दिखने वाले स्नैक्स हमारे शरीर के अंगों को अंदर से पूरी तरह तबाह कर रहे हैं और कैसे ये एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है। सही बात है, पर मैं विज्ञान के नजरिए से समझना चाहती हूँ, सिर्फ चिप्स या मोमोज खाने से लिवर फेल कैसे हो सकता है? देखिए, इसे समझने के लिए मतलब शरीर के अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म चल रहा है जो इस इतने आम से दिखने वाले खाने को सीधे जहर में बदल रहा है? हाँ, तो इसे गहराई से समझने के लिए हमें उस प्रक्रिया को देखना होगा जिसे विज्ञान की भाषा में डी नोवो लिपोजेनेसिस कहते हैं। डी नोवो लिपोजेनेसिस। अच्छा, ये क्या होता है? तो जब हम मोमोज का मैदा या चिप्स खाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो शरीर उन्हें तेजी से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। मतलब खून में शुगर बढ़ जाती है। बिल्कुल, हमारे खून में अचानक से शुगर की बाढ़ आ जाती है। अब लिवर फ्रुक्टोज को प्रोसेस करने वाला शरीर का मुख्य अंग है। अच्छा। जब ये शुगर की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो लिवर इसे ऊर्जा में बदलने के बजाय सीधे फैट की बूंदों में बदलने लगता है। अरे बाप रे। हाँ,
और ये फैट लिवर की कोशिकाओं के अंदर जमा होने लगता है। मतलब लिवर अपने ही बनाए हुए फैट में डूबने लगता है। एकदम सही समझा आपने। और जब ये फैट बहुत ज्यादा हो जाता है तो लिवर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन शुरू हो जाती है। और फिर वो डैमेज होने लगता होगा। हाँ, कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं और एक समय ऐसा आता है जब स्वस्थ ऊतकों की जगह स्कार टिश्यू ले लेते हैं। तो तान्या के मामले में यही हुआ था? बिल्कुल। इस बच्ची के मामले में इस लगातार चलने वाली सूजन ने लिवर के उस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह से ठप कर दिया था। तो जब लिवर पूरी तरह से फेल हो चुका था और खून में जहर भर गया था, तो तान्या की जान कैसे बची? ये एक बहुत बड़ा मेडिकल चैलेंज था डॉक्टर्स के लिए। हाँ, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में तो डॉक्टर सीधे लिवर ट्रांसप्लांट की ही बात करते हैं, और एक आम परिवार के लिए लिवर ट्रांसप्लांट बहुत बड़ी बात है। बहुत जोखिम भरी और बेहद महंगी प्रक्रिया होती है ट्रांसप्लांट। शुरुआत में डॉक्टरों ने लिवर ट्रांसप्लांट का ही सुझाव दिया था। अच्छा। लेकिन फिर डॉक्टरों की टीम ने एक दूसरा बेहद आधुनिक और जीवन रक्षक रास्ता चुना। इसे प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस ये काम कैसे करता है? देखिए, हमारे खून के दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला लाल और सफेद रक्त कोशिकाएं और दूसरा प्लाज्मा। प्लाज्मा तो वो तरल पदार्थ होता है ना खून में? बिल्कुल। और प्लाज्मा ही वो तरल पदार्थ है जिसमें वो सारे अमोनिया और टॉक्सिन्स घुल गए थे। ये प्रक्रिया तो कुछ वैसी लग रही है जैसे हम किसी पुरानी ओवरहीट हो चुकी गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी तुलना है। कैसे करते हैं हम सर्विसिंग? मतलब अगर इंजन पूरी तरह जाम हो चुका है तो वो पुराना गाढ़ा काला इंजन ऑयल हम निकाल देते हैं। हाँ। और उसमें एकदम नया साफ ऑयल डाल देते हैं ताकि इंजन को ठंडा होने और खुद को रिपेयर करने का थोड़ा समय मिल सके। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। और उस नए इंजन ऑयल के साथ लिवर को एक रीसेट मिल जाता है। तो डॉक्टरों ने मशीन से उसका खून साफ किया। हाँ, डॉक्टरों ने एक विशेष मशीन के जरिए उस बच्ची के शरीर से जहरीले प्लाज्मा को पूरी तरह निकाल लिया और उसकी जगह ताज़ा स्वस्थ प्लाज्मा शरीर में डाल दिया। वाह! अब देखिए, हमारे लिवर के पास खुद को दोबारा बनाने या रीजनरेट करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। हाँ, मैंने सुना है कि खुद को हील कर सकता है। बिल्कुल। शरीर का ये इकलौता ऐसा अंग है जो अपना बड़ा हिस्सा कटने के बाद भी दोबारा उग सकता है। उसे बस एक मौका चाहिए था। थोड़ा आराम चाहिए था उसे। सही कहा। जब बच्ची को 2 यूनिट नया प्लाज्मा चढ़ाया गया तो शरीर से सारा जहर बाहर निकल गया। तो जो दबाव लिवर पर बना हुआ था वो हट गया होगा। बिल्कुल हट गया और उसने खुद को रिपेयर करना शुरू कर दिया। ट्रांसप्लांट की नौबत ही टल गई। ये तो सच में एक अविश्वसनीय मेडिकल कहानी है ना? लेकिन देखिए, जब डॉक्टरों को ये समझ आया कि ये कोई आनुवंशिक बीमारी नहीं थी, ये तो पूरी तरह से लाइफस्टाइल की वजह से हुआ लिवर फेलियर था। हाँ, और इसी वजह से उन्होंने व्यापक डेटा देखना शुरू किया। और हमारे पास जो यथार्थ अस्पताल के डॉक्टर अपूर्व पांडे और डॉक्टर शैलेश शर्मा की रिपोर्ट है, उसके आंकड़े सच में बहुत डरावने हैं। बिल्कुल। आजकल अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले 30 से 40% मरीजों को फैटी लिवर की समस्या है। 30 से 40%, ये बहुत बड़ा नंबर है। और इस डेटा का सबसे चिंताजनक हिस्सा क्या पता है? क्या? बच्चे। वर्तमान में सिर्फ दिल्ली के लगभग 35% बच्चों में फैटी लिवर के शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं। 35% बच्चों में? ये तो एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट है। बिल्कुल है। देखिए, कुछ साल पहले तक फैटी लिवर को सिर्फ अधेड़ उम्र के शराब पीने वाले लोगों की बीमारी माना जाता था। हाँ, हमने तो यही सुना था कि जो ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनका लिवर खराब होता है। लेकिन अब ये 10 से 15 साल के बच्चों में धड़ल्ले से मिल रही है। उन बच्चों में जिन्होंने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। मतलब ये खाने पीने की वजह से है? हाँ, इसे मेडिकल भाषा में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। लेकिन देखिए, मुझे यहाँ एक बात कहनी है। मतलब एक सवाल है मेरे मन में। हाँ, पूछिए। हम हमेशा सिर्फ जंक फूड को ही विलन क्यों बनाते हैं? मतलब बाहर का मत खाओ कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या हम सिर्फ खाने को दोष देकर कुछ बुनियादी चीजों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं? आप किन चीजों की बात कर रही हैं? जैसे लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहना या दिन भर में मुश्किल से 1 गिलास पानी पीना। क्या ये डिहाइड्रेशन और सुस्त जीवन शैली इस बीमारी का असली कारण नहीं है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। खाने के अलावा ये दोनों कारण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। है ना? क्योंकि मुझे लगता है बच्चे आजकल पानी बिल्कुल नहीं पीते। बिल्कुल। असल में ये तीनों चीजें अलग अलग काम नहीं करती, ये मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाती हैं। अच्छा, वो कैसे? जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स और सोडियम बहुत ज्यादा होता है। नमक बहुत होता है चिप्स में। हाँ, और जब शरीर में इतना ज्यादा सोडियम जाता है तो उसे प्रोसेस करने और बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। हाँ, फ्लश आउट करने के लिए। सही कहा। अब दिल्ली जैसे शहर का ही उदाहरण ले लें,
जहां एक स्वस्थ मेटाबॉलिज्म के लिए कम से कम 2.5 लीटर पानी की जरूरत होती है। और लोग पीते कितने? लोग औसतन सिर्फ 1 से 1.5 लीटर पानी पीते हैं, बच्चे तो शायद उससे भी कम। तो जब शरीर में पानी ही नहीं होगा तो टॉक्सिन्स बाहर कैसे निकलेंगे? बिल्कुल नहीं निकलेंगे। इसके साथ ही वो जो आपने सुस्त जीवन शैली की बात की, वो समस्या को और बढ़ा देती है। मतलब खाया और फिर सोफे पे बैठ गए। हाँ, जब लोग घंटों सोफे पर बैठकर मोबाइल या टीवी देखते हैं तो खाई गई अतिरिक्त कैलोरीज बर्न ही नहीं होती। तो आप देखिए, लिवर पे एक साथ 3 तरफ से भारी हमला हो रहा है। टॉक्सिन्स का लोड, उन्हें बाहर निकालने के लिए पानी की कमी, और बिना जले हुए फैट का ओवरलोड। यही वो स्थिति है जहां 35% बच्चों का लिवर आज खतरे के निशान पर पहुंच चुका है। तो अगर इतने बड़े पैमाने पर बच्चों का भविष्य खतरे में है, तो एक समाज और राष्ट्र के रूप में हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। जब हम कुपोषण से जुड़े नेशनल पब्लिक हेल्थ पॉलिसी पेपर्स देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प और चिंताजनक कंसेप्ट सामने आता है। हाँ, कुपोषण का दोहरा बोझ। बिल्कुल, जिसे अंग्रेजी में डबल बर्डन ऑफ मैलन्यूट्रिशन भी कहते हैं। देखिए, भारत इस वक्त इसी दोहरे बोझ के बीच फंसा हुआ है। मतलब एक तरफ तो हमारे पास पारंपरिक अल्पोषण की समस्या है। हाँ, जहां एक बड़े वर्ग को पर्याप्त कैलोरी या पेट भर खाना नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ ये नई महामारी है अतिपोषण की, ओवर न्यूट्रिशन। बिल्कुल, लोग इतना ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड और जंक फूड खा रहे हैं कि वो मोटापे और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का शिकार हो रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो छूत की बीमारियां नहीं है। हाँ, ये छूत की नहीं है, ये हमारी जीवन शैली की देन है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई शहर एक तरफ तो बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे बांध बना रहा हो और उसी वक्त शहर के अंदर के घरों में आग लगी हो। हमारी नीतियां अभी भी बाढ़ रोकने पर लगी हैं, जबकि आग शहर को जला रही है। बहुत सही कहा आपने। हमारी मौजूदा पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मुख्य रूप से खाना उपलब्ध कराने पर केंद्रित रही है। हाँ, जो कि अल्पोषण से लड़ने के लिए जरूरी भी था। बिल्कुल जरूरी था, लेकिन स्ट्रीट फूड और इन सस्ते अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स के पोषण तत्वों को रेगुलेट करने पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि हमारा पूरा फोकस सिर्फ कैलोरी देने पे था। ऐतिहासिक रूप से हमारी नीतियां भुखमरी से निपटने के लिए ही बनाई गई थी। मिड डे मील या राशन की दुकानों का उद्देश्य लोगों तक सिर्फ कैलोरी पहुंचाना था। पेट भरना लक्ष्य था। हाँ, लेकिन अब समस्या सिर्फ कैलोरी की नहीं बल्कि उस कैलोरी की गुणवत्ता की है। सही बात है। जो खाना सबसे ज्यादा आसानी से और सस्ते में उपलब्ध है, वही धीरे धीरे शरीर को खोखला कर रहा है। जब तक पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में इलाज पर निर्भर रहने के बजाय जीवन शैली आधारित रोकथाम पर जोर नहीं दिया जाता, इस संकट से निपटना नामुमकिन है। मतलब हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस करना होगा। बिल्कुल, हमें मजबूत नीतियों की जरूरत है जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर नियंत्रण रखें और लोगों को सही पोषण के प्रति जागरूक करें। देखिए, तानिया का परिवार ने तो इस भयानक और जानलेवा अनुभव के बाद फास्ट फूड से हमेशा के लिए तौबा कर ली है। वो तो लाजमी है, इतना बड़ा सदमा जो लगा था। लेकिन क्या हर परिवार को ऐसी चेतावनी तभी मिलनी चाहिए जब किसी की जान दांव पर लगी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है हमें फूड लेबल्स पर साफ चेतावनियों की जरूरत है। लोगों को ये बताना होगा कि फास्ट फूड खाने से सिर्फ वजन नहीं बढ़ता। हाँ, अक्सर लोग मोटापे को ही सबसे बड़ा नुकसान मानकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि बस थोड़े मोटे ही तो वो रहे। लेकिन ये मेडिकल डेटा साफ दिखा रहा है कि ये सीधे लिवर फेलियर और ब्रेन डैमेज जैसी जानलेवा स्थितियों का कारण बन रहा है। बिल्कुल। और इलाज बहुत महंगा है और शरीर को तोड़ देता है। इससे कहीं बेहतर और बहुत सस्ता उपाय है बचाओ। मतलब थोड़ा ज्यादा पानी पीना, स्क्रीन टाइम कम करना और खाने में संतुलन रखना। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लिवर एक बहुत ही खामोश और सहने वाला अंग है। खामोश अंग मतलब ये तब तक दर्द नहीं देता या कोई लक्षण नहीं दिखाता जब तक ये 80 से 90% तक खराब ना हो जाए। अरे बाप रे, मतलब जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिल्कुल। इसलिए जब तक थकान, पीलिया या याददाश्त जाने जैसे लक्षण सामने आते हैं, तब तक लिवर लगभग खत्म हो चुका होता है। ये फास्ट फूड का अदृश्य प्रभाव चुपचाप हमारे अंगों को खोखला कर रहा है। आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो पूरी तरह साफ है कि हमारी डाइट और लाइफस्टाइल का असर रातों रात नहीं दिखता। ये महीनों और सालों की गलत आदतों का परिणाम होता है। हाँ, और यही इसका सबसे डरावना हिस्सा है। हम अक्सर उन चीजों को गंभीरता से नहीं लेते जो तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाती। सही कहा। इसी बात से जुड़ा एक आखिरी सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ के जाते हैं। सोचने वाली बात है। बिल्कुल, बताइए। अगर रोज स्ट्रीट फूड और चिप्स खाने से सिर्फ 10 साल की एक बच्ची का लिवर पूरी तरह फेल हो सकता है, तो जरा सोचिए उन वयस्कों के अंगों का अंदर से क्या हाल हो रहा होगा
जो दशकों से सुविधाजनक डाइट पर जिंदा है। बहुत डरावना विचार है ये। भले ही उन्हें आज कोई भी लक्षण न दिख रहा हो, क्या आने वाले 20 या 30 सालों में हम इस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फास्ट फूड को बिल्कुल उसी नजरिए से देखेंगे जैसे आज हम सिगरेट या तंबाकू को देखते हैं?